हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये टेस्ट सीरीज़ मैंने शुरू करी है स्पेशली सुपर टेट के लिए। इसमें मैंने 5 सब्जेक्ट अभी शुरू किए हैं। आपको पता होगा, पहला आपका है हिंदी जो 20 नंबर की आनी है, दूसरा है साइंस जो 10 नंबर का आना है, थर्ड है आपका पर्यावरण सामाजिक अध्ययन सामान्य ज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो 10 नंबर का आना है, फिर बाल मनोविज्ञान भी आपका 10 नंबर का आना है, और फिर सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं जो सबसे ज़्यादा आपका 30 नंबर का आना है। तो अभी 5 सब्जेक्ट का टेस्ट मैं लेकर चल रहा हूँ। इनमें से जो कंप्लीट हो जाएगा फिर उनकी जगह पे मैं दूसरे टॉपिक्स को रिप्लेस करूँगा। अब इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने एक एक्सपेरिमेंट क्या, पहले मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स एक साथ रखूं या फिर करंट अफेयर्स का अलग ही कर दूं और सामान्य ज्ञान को इसी में जोड़ दूं। आपका जो टॉपिक है 10 नंबर का वो ये है, केवल इतना, मतलब पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ठीक है। तो 10 नंबर का आपको यहाँ से आना है, और सामाजिक अध्ययन सामाजिक सामान्य ज्ञान से जुड़ा ही होता है। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं सामान्य ज्ञान को भी ऐड कर लेता हूँ और करंट अफेयर्स का टेस्ट मैं अलग से लूँगा, वरना करंट अफेयर्स में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस मिक्स होंगे तो थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा था। इस वजह से सामान्य ज्ञान भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दूंगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें पर्यावरण के भी रहेंगे और सामाजिक अध्ययन के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो 3 टॉपिक हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम 30 क्वेश्चंस तो इसमें हों ही हर टेस्ट में। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपनी नोटबुक लेके बैठनी है, या फिर ओरल भी अगर आप काउंट कर रहे हैं तो पेन से आप काउंट करिए कि अभी आप कितना सक्षम हैं, कितने क्वेश्चन करने में सक्षम हैं, आपने कितनी पढ़ाई कर ली है। और अगर अच्छा स्कोर आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो अभी अभी बहुत टाइम है और मैं आपकी तैयारी अच्छी खासी करवा दूंगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ईमानदारी से आप सॉल्व करिएगा। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिखना और स्कोर लिखना कि इतने क्वेश्चन में इतने सही हो रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन देखिएगा और उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, आसल झील किस महाद्वीप में है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे देखिएगा। पहले है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और फिर है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है। फिर अगला है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और अंतिम क्वेश्चन इसका है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार रटते हैं लेकिन हर बार भूल जाते हैं। इस वजह से इनको मैंने एक ही साथ रख दिया है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, एक साथ आपको याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांग टिसिकियांग नदी किस महाद्वीप में है। मिसिसिपी मिसौरी नदी किस महाद्वीप में है। आपने सिलेबस में देखा होगा, तो आपके सिलेबस में नदियाँ टॉपिक में है, तो इस वजह से मैंने इम्पॉर्टेंट नदियों को इंक्लूड किया है पहले टेस्ट में। वोल्गा नदी किस महाद्वीप में पड़ती है। और मरे डार्लिंग नदी आपने पढ़ा होगा 7th 8th में, आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा मरे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा आंसर्स। अगुलहास जलधारा किस महासागर में पाई जाती है। और एक धारा है सुशीमा जलधारा, किस महाद्वीप में महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट है नॉर्वे की जलधारा किस महासागर में पाई जाती है। और नेक्स्ट है फॉकलैंड की धारा किस महासागर में पाई जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है, नील दर्पण नाटक में नील बगान मालिकों के अत्याचार का चित्रण किस लेखक ने किया है अपने जो है साहित्य में। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सन में हुई थी। सांप्रदायिक पंचाट किस सन में आया था। हार्टोग कमीशन किस सन में बना। मौलिक अधिकार किस भाग में है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ये 2 भाग इंपॉर्टेंट है, एक तो मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं और दूसरा क्या है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं। तो ये आपको इसका आंसर देना है। फिर अगला पेज है, भारतीय कला भवन कहाँ पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाया गया है कहाँ पर, ये बताना है। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ऑपरेशन जीरो आवर किस सन में हुआ था, ये बताना है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घटना किस सन में हुई थी, ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारत का प्रथम आपके दोनों ईयर में सामान्य ज्ञान में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो भारत की प्रथम आईपीएस लेडी पूछा गया था, और एक पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहले भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, जो आंसर था आपका। और प्रथम आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। तो इस वजह से मैंने सामान्य ज्ञान के भी ये सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब आप इनको पॉज करके सॉल्व करिए। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सब कुछ अच्छा रहा, किस्मत अच्छी रही, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आसल झील किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। आसल झील कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाया गया था। फिर भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था भारत का प्रथम। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। सॉरी, ये तो अपने भारत के ही थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये सबसे लास्ट में बनाए गए थे, लेकिन ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अंतिम भी यही होंगे, क्योंकि इनके बाद फिर आज़ादी मिल गई थी और उसके बाद फिर कोई बनाया नहीं गया था। इसमें बंगाल का गवर्नर भी एक बचता है, लेकिन वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो केवल गवर्नर जो है बंगाल का पहला कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव बनाया गया था ना, तो वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इस वजह से। और बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे टेस्ट में उसको शामिल कर लेंगे, लेकिन ये इतने पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? राजगोपालाचारी थे। अब है, यांग नदी किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में ही है। मिसिसिपी मिसौरी किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। वोल्गा नदी किस महाद्वीप में है? तो ये यूरोप महाद्वीप में है। मरे डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अगला है, अगुलहास जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिंद महासागर में। सुशीमा जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नॉर्वे की जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फॉकलैंड की धारा किस महासागर में पाई जाती है? तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इन धाराओं का मैं कोशिश करूँगा किसी दिन आपको सारी जलधाराओं का मैप दिखा दूंगा, तो आपको सारी याद हो जाएंगी। वैसे आपके पास मैप हो तो आप देख लीजिएगा, ये सारी जितने भी मैंने टेस्ट में डाली हैं इनको एक बार मैप पे देखिएगा कि कहाँ पे कौन सी जलधारा है। बाकी मैं किसी टेस्ट में दोबारा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं सारी जलधाराएं आपको दिखा दूंगा। नील दर्पण नाटक में नील बागान मालिकों के अत्याचार का चित्रण किसने किया था? तो ये किया था दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण इनका उपन्यास है। किसका उपन्यास है? दीनबंधु मित्र का। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। सांप्रदायिक पंचाट किस सन में आया था? तो ये 1932 में आया था। हार्टोग कमीशन किस सन में बना? 1929 में बना था हार्टोग कमीशन। मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये संविधान के भाग 3 में है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में आपके मौलिक अधिकार हैं, और चौथे भाग में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में।
राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये मथुरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है, ये रामपुर में स्थित है। भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाया गया है रायपुर में। और भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? थाउबल मणिपुर में। अब इसमें शायद काम शुरू हो गया होगा। फिर भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? ये चित्रकूट में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ऑपरेशन जीरो आवर किस सन में हुआ था? तो 1942 में ये हुआ था ऑपरेशन जीरो आवर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घटना ये 1946 में हुई थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप लोगों का टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, मेरा टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाता जाऊंगा। आपको अलग से कहीं से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप जुड़े रहिएगा और पूरी ईमानदारी से सारे पार्ट अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, पहला टेस्ट हो भी चुका है और ये है दूसरा टेस्ट पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का। तो इसमें मैंने क्वेश्चंस की संख्या आज बढ़ाई है, जैसा मैंने पहले ही बोला था कि बस शुरुआत हो जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कल से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। फिर दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पेपर में आपका सिलेबस है वो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है, और जो सामान्य ज्ञान है वो करंट अफेयर्स के साथ है सिलेबस में, लेकिन आएगा तो आपके पेपर में ही, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इस वजह से मैंने पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के साथ ही सामान्य ज्ञान को भी इंक्लूड कर दिया है। और कोशिश मैंने यही की है कि जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सब से क्वेश्चंस को रखा जाए। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो चुका। तीसरा क्वेश्चन है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी थी। पांचवा क्वेश्चन है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको बताना है क्या होता है। 10% का नियम पारिस्थितिकी में किसने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है या बंद तंत्र होता है, ये आपको बताना है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, और इसका नाम आपको अंग्रेजी में भी बताना है कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश में पूछा जाता है। क्लोरोफिल या पर्णहरिम के निर्माण में अति आवश्यक तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है तत्व कौन सा है। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीव कौन सा है, ये आपको बताना है। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। एक तो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं और एक लवणीय मृदा में उगते हैं, तो ये आपको बताना है कि इनको क्या कहा जाता है। भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी, प्रणाली जो थी, इसकी शुरुआत किसने की थी। अगला है बक्सर के युद्ध में 1764 में हुआ था, इसमें आपको बताना है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बक्सर के युद्ध में जो 1764 में हुआ था। फिर कलकत्ता का संस्थापक कौन था, मद्रास का संस्थापक, आगरा का संस्थापक और जौनपुर का संस्थापक कौन था, यानी इन शहरों को किसने बसाया था, आप ये कह सकते हैं। तो ये आंसर्स आपको बताने हैं। अगला है 1764 का जो बक्सर का युद्ध था ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये बताना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अगला है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। डचों ने अपना पहला कारखाना किस शहर में लगाया था। 1759 का जो वेदरा का युद्ध था ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। और 1760 का वांडीवाश का युद्ध किसके किसके मध्य में लड़ा गया था। इन युद्धों का आपको सन भी याद रखना है कि किस सन में हुआ था।
फिर कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत में लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनाई गई थी? ये अभी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब जनरल नॉलेज में भी ये आपका आता है, आना चाहिए। अभी तो खैर पूछा नहीं गया कहीं, तो आने की संभावना प्रबल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन आपको आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। अब वीडियो को पॉज करके आप सारे आंसर्स काउंट कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, और पूरी ईमानदारी से बताइएगा। मतलब इसमें कोई अपने साथ चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा इसका कोई आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप चीटिंग करेंगे तो, लेकिन ईमानदारी से करेंगे तो अभी ख़राब स्कोर भी होगा तो कुछ टाइम बाद आपका स्कोर अच्छा होने लगेगा। आइए आंसर्स देख लेते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो पिछला जो पेपर हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, और पर्यावरण के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। जो मेरा पर्यावरण का नोट्स था 37 मिनट्स के आसपास का, उसमें आप देखेंगे आज भी पड़ा हुआ है, तो आपको सुपर टेट के कई क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सागर या महासागर का होता है? सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर का होता है। ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद वॉलेस ब्रोकर ने दी थी। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, और जो 10% का नियम है ये जीवविज्ञानी लिंडमैन ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ये भी जान लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी कहते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरिम के निर्माण में अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक है पोटेशियम। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान ये नागपुर में है, और इसको इंग्लिश में नीरी लिखा जाता है, NEERI, इस तरह से करके इसको भी याद रखना। नीरी नागपुर में है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीव कौन होता है? ये अजोटोबैक्टर होता है। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट कहा जाता है। भूमि की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। कोलकाता का संस्थापक था जॉब चारनाक। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था। आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी था, और जौनपुर का संस्थापक था फिरोज तुगलक। अगला है 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे। मीर कासिम की संयुक्त सेना में कौन कौन था? इधर दिल्ली के बादशाह थे, और अवध के भी जो सुल्तान थे या कह सकते हैं अवध के नवाब थे, वो भी शामिल थे मीर कासिम की सेना में बक्सर के युद्ध में। और इन तीनों की संयुक्त सेना को 1764 में अंग्रेजों की सेना ने हरा दिया था। फिर अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वो डिस्पैच को कहा जाता है। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। डचों ने अपना पहला कारखाना किस शहर में लगाया था? ये मछलीपट्टनम में लगाया था। 1759 में बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था 1759 का बेदरा का युद्ध। 1760 में हुआ बांडीवाश का युद्ध, और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। अगला है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं।
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी हैं। और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत में लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव को बनाया गया था और इन्हीं की जगह अभी उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। अब उत्पल कुमार सिंह हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात की जाए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ा गया था। अब बारी है उन लोगों की जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था पिछले टेस्ट में, या फिर जिनके मैसेजेस अच्छे लगे मुझे। ये श्रद्धा जी हैं, ये हर टेस्ट परफॉर्म कर रही हैं और हर टेस्ट में लगभग अपना स्कोर भेजती हैं। तो इसमें 30 में इनका 17 स्कोर था, जो कि अच्छा स्कोर है अभी शुरुआत में। और बाकी वेलकम बैक कर रहे हैं मुकेश कुमार जी, अनूप राजपूत हैं। ये बेस्ट सेलेक्टेड पॉइंट थैंक्स टू ऑल दिस सब्जेक्ट। तो अनूप राजपूत जी भी लगातार देखते रहते हैं, इनके भी कमेंट्स मैं देखता रहता हूँ। मुकेश जी भी लगातार कमेंट करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। ये पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज़ है। अभी ये टेट के लिए भी यूज़फुल होगी, क्योंकि जो आजकल 2017, 18, 19 का जो टेट का इन्वायरमेंट का पेपर हुआ था, वो एक्चुअली अब इन्वायरमेंट का रह ही नहीं गया है। जब से चेंज हुआ है पैटर्न थोड़ा सा, तो अभी क्या है, पर्यावरण में आपको सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसमें साइंस भी पूछने लगे हैं और साइंस के अलावा पॉलिटी भी पूछने लगे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे राज्य व्यवस्था के। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को आराम से कर सकते हैं। अगर यूपीटीटी आपको देना हो तो पर्यावरण के साथ ये सारे क्वेश्चंस भी आप तैयार कर सकते हैं। अभी मैं अगर अलग से पर्यावरण का एक वीडियो एग्ज़ाम टाइम में बनाऊंगा, तो उसमें भी मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस रखूंगा और सोशल साइंस के भी जो क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। तो सारे सब्जेक्ट का जो समरी होगा, थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो उसमें इंक्लूड करूँगा। तो आप यहाँ से अगर टेस्ट तैयार करते रहेंगे तो आपके लिए वहाँ ज़्यादा बेहतर होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये बताना है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसको माना जाता है? फिर नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? नेक्स्ट है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? फिर नेक्स्ट है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? और अगला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये तीन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पर्यावरण से संबंधित जो भी अधिनियम हैं। इनको आपको तीनों एक साथ तैयार करने हैं, क्योंकि ऐसे इसी वजह से मैंने एक साथ रखा ही है कि आप इसको एक साथ तैयार करिए। बार बार अलग अलग पढ़ने से कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि एक ही तरह के लगते हैं। यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण है, यहाँ पे वन संरक्षण है और यहाँ पर्यावरण संरक्षण है। फिर अगला है, वेटलैंड या आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? इनका नाम आपको बताना है। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को अवशोषित किया जाता है? अब नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको पता होगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अम्ल वर्षा का कारण मुख्यतः कौन सी गैसें हैं? उन गैसों के नाम आपको बताने हैं। मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 15 और भाग 18 किससे संबंधित हैं? इट मीन्स ये है कि आपको भाग 15 में क्या है वो बताना है और भाग 18 में क्या है वो बताना है, या किस चीज़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? ये आपको बताना है।
अगला है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट है किस प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। इसमें आपके ऑप्शंस भी हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीत प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट है पंपास किस क्षेत्र के घास स्थल हैं, ये आपको बताना है। अगला है वायुमंडल के विभिन्न परतों के क्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, इनको नीचे से ऊपर की तरफ आपको अरेंज करना है कि सबसे नीचे पहले कौन आता है, फिर उसके ऊपर कौन आता है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। तो इन पांचों लेयरों को आपको यहाँ पे अरेंज करना है। इसके बाद अगला है प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष शुरू हुए थे। नेक्स्ट है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित हैं, तो इसमें आपके ऑप्शंस भी हैं, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, इनमें से कहाँ पर लक्षद्वीप स्थित हैं ये आपको बताना है। फिर सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं और आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, संस्कृति के। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपको बताना है। भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताना है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इनका नाम बताना है। फिर नेक्स्ट है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है या कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है ब्लैक पैगोडा के नाम से। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है ये आपको बताना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में किसने बनवाई थी, उसका नाम आपको बताना है। और वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स लिखिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आज करंट्स के बारे में बताऊंगा, यानी महासागरीय जो धाराएं होती हैं और जो घास के मैदान होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सब के बारे में भी मैं बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आंसर है आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक एजी टांसले को माना जाता है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण वनोन्मूलन होता है। ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट या मरुद्भिद कहते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। वेटलैंड या आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेटलैंड या आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी जोसेफ फोरियर ने। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है। कौन से विकिरण को अवशोषित किया जाता है, पराबैंगनी विकिरण को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस होती है वो कौन सी होती है, तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 15 और भाग 18 में क्या क्या है ये पूछा गया था। तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये चौथी अनुसूची में है। फिर अगला है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई थी। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो पहले तो पारित किया गया था 1929 में, लेकिन इसको निरस्त करके ये जो 1929 का था इसी को शारदा एक्ट भी कहा जाता था। तो आपसे अगर पूछा जाए शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो वो विवाह से संबंधित था, जिसमें बालिकाओं की उम्र 14 वर्ष और बालकों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई थी। तो शारदा एक्ट याद रखना बाल विवाह से संबंधित था। और ये आया कब था और ये 1929 में आया था। अभी इसको फिर निरस्त करके 2006 में
2006 में लाया गया या फिर भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में लाया गया। किस प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलोद्यान कहा जाता है। पंपास किस क्षेत्र के घास स्थल हैं? तो ये अर्जेंटीना के घास स्थल हैं। वायुमंडल के विभिन्न परतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल। यहाँ पे आएगा क्षोभ मंडल, फिर दूसरे नंबर पे समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। इसको याद करने का तरीका यही है कि आपको क्षोभ मंडल पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं वो सारी क्षोभ मंडल में होती हैं, सबसे नीचे होता है। फिर उसके ऊपर ये देखिए, ये एकदम मध्य में है, मतलब दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, तो ये मध्य में हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मध्यमंडल हो गया। तो आपको पहला याद है, और जो बीच का है वो मध्यमंडल हो गया, और जो बाहर है यानी सबसे ऊपर है वो बहिर्मंडल हो जाएगा। यानी सबसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल हो जाएगा। अब बचते हैं केवल दो। तो यहाँ पे दूसरे नंबर वाला होता है समताप मंडल और चौथे नंबर वाला होता है आयन मंडल। तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, बीच में मध्य मंडल हो जाएगा, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल हो जाएगा। बाहर है तो वो बहिर्मंडल हो जाएगा। समताप मंडल में आपकी ओजोन परत का मैक्सिमम पोर्शन पाया जाता है, और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं आपकी। आयन मंडल में जितने भी संचार वाली चीज़ें हैं वो सारी आयन मंडल में होती हैं। और समताप मंडल की एक और ख़ास बात होती है कि यहाँ पे वायुयान जो उड़ाए जाते हैं ये समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपके मंडलों से रिलेटेड। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष हुए थे? तो 1991 में हुए थे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किए गए? 1954 से स्टार्ट किए गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भारत का स्थान है 7वां। पहले पे कौन है? रूस है सबसे बड़ा, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद आता है हमारा भारत। फिर अगला है लक्षद्वीप समूह, जो है वो अरब सागर में है। आपने देखा होगा, ऐसे आपका अगर इंडिया है तो आपका इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, तो लक्षद्वीप आपका इधर अरब सागर में पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। भारत की प्रथम महिला IAS कौन है? अन्ना जॉर्ज हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर हैं मध्य प्रदेश में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ महासागरीय धाराओं के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ, तो इसके बाद हो सकता है आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो, इसी में आप सीख जाइएगा। सबसे पहले तो ये आप महाद्वीप देख रहे होंगे, उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, इधर ये पूरा यूरोप का और एशिया का मिला हुआ रूप है, तो ये पूरा यूरोप और इधर पूरा एशिया का भाग है, ये अफ्रीका है आपका, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हो गए आपके महाद्वीप। अब महाद्वीपों के बाद हमें महासागरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये है आपका पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। ये इधर से, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो ये इधर से इसी में जुड़ता है, ये भी प्रशांत महासागर ही है। ये पीछे से इधर इधर से जाएंगे ऐसे, तो ये पीछे साइड से इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। पृथ्वी गोल है तो इसलिए ये दोनों तरफ से पीछे से जुड़ा हुआ है। तो ये मत सोचिएगा कि आधा प्रशांत महासागर इस साइड है आधा उस साइड कैसे है। अब ये जो बीच वाला है, अंग्रेजी के एस की आकृति वाला, ये अटलांटिक ओशन है यानी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हिंद महासागर है जो भारत से जुड़ा हुआ है।
वो आपका हिंद महासागर है। तो ये 3 आपके मेन महासागर हैं। इन्हीं में आपकी जो महासागरीय धाराएँ हैं वो बहती रहती हैं। इनमें से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वार्म करंट होती है, दूसरी कोल्ड करंट होती है। यानी कुछ जलधाराएँ होती हैं वो गर्म होती हैं और कुछ जलधाराएँ होती हैं वो ठंडी होती हैं। अब उनके बहुत सारे रीज़न्स हैं क्यों गर्म होती हैं, क्यों ठंडी होती हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के मौसम के हिसाब से बहुत सारी सिचुएशंस, कंडीशंस हैं। वो डिटेल का मुद्दा है तो उतना आपको जानने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे आप केवल इतना याद रखिए कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी है। तो जैसे यहाँ पे आप अलास्का देख रहे होंगे, ये अलास्का की धारा गर्म जलधारा है और यहीं से आ रही है कैलिफ़ोर्निया की धारा, ये ठंडी है। इधर से पेरू की जलधारा जा रही है, ये भी ठंडी है। तो यहाँ पे 3 धाराओं के नाम आपने पढ़े, अलास्का, कैलिफ़ोर्निया और पेरू। पेरू और कैलिफ़ोर्निया जो हैं ये ठंडी जलधाराएँ हैं और इनका आपको महासागर भी याद रखना है। ये पैसिफिक ओशन में है यानी प्रशांत महासागर में है। कौन-कौन सी? कैलिफ़ोर्निया और पेरू। यहाँ पे पेरू देश है, चिली और पेरू, इस वजह से इसका नाम ही पेरू हो गया है। और इधर इसी तरह से कैलिफ़ोर्निया शहर होगा, इस वजह से उसके नाम पर ये भी ऐसे हो गया है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली, गर्म है कि ठंडी है। दूसरा चीज़ कि वो किस महासागर में बहती है। और थर्ड चीज़ ये कि वो किस महाद्वीप के किनारे से बहती है। जैसे कैलिफ़ोर्निया वाली धारा है ये उत्तरी अमेरिका में है और पेरू वाली जो है दक्षिणी अमेरिका के पास से निकलती हैं। अब आते हैं अटलांटिक ओशन में। तो अटलांटिक ओशन में जलधाराएं, इधर गल्फ़ स्ट्रीम है। गल्फ़ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है और ब्राज़ील की जो धारा है ये गर्म जलधारा है। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर कनारी की धारा है और ये वेनेज़ुएला की धारा है। वेनेज़ुएला और कनारी ये ठंडी जलधाराएं हैं। और ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्वेजियन करंट है, ये गर्म जलधारा है। और इसी जलधारा की वजह से इधर नॉर्वे वगैरह में जहाज़ जो पानी के होते हैं वो चल पाते हैं। इधर से जब गर्म जलधारा जाती है तो वहाँ पे जो जमा हुआ जल होता है उसको थोड़ा सा पिघला देती है और कह सकते हैं पोर्ट वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल है नॉर्वेजियन करंट यानी नॉर्वे की जलधारा। और इधर से ये पूरा ग्रीनलैंड का ग्लेशियर ही है। तो यहाँ से एक ठंडी जलधारा देख रहे होंगे आप, ठंडी जलधारा देख रहे होंगे, ये ग्रीनलैंड की जलधारा है जो कि ठंडी जलधारा है। ठीक है। अब हिंद महासागर में आएंगे तो ये एक अगुलहास की जलधारा है और ये मोजाम्बिक की जलधारा है। ये इधर से मोजाम्बिक है और इधर से अगुलहास, और दोनों जो हैं गर्म जलधाराएं हैं। और यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी ठंडी जलधारा है आपकी। यहाँ पे आपको 2 करंट याद रखनी है प्रशांत महासागर में। एक ये क्यूरोशियो है और ओयोशियो है। ये दोनों जो हैं, क्यूरोशियो गर्म जलधारा है और ओयाशियो जो है वो ठंडी जलधारा है। ये जापान के आसपास से बहती हैं और ये भी प्रशांत महासागर में बहती हैं दोनों ही। क्यूरोशियो नीचे से जा रही है, ओयाशियो ऊपर से आ रही है। और नीचे आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जो कि गर्म जलधारा है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है इस वजह से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इसको बोला जाता है। तो ये एक गर्म जलधारा है। तो ये आपकी मेन सारी जलधाराएं थीं। इतनी जलधाराएं आपको याद रखनी है। गर्म है या ठंडी है ये याद रखना है, किस महासागर में बहती है ये याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि महाद्वीप के पूरब में है या पश्चिम में है तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे ये आपका एक महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, तो इसका पूरब इधर होगा और पश्चिम इधर होगा। इधर होगा ये पूरब और इधर होगा पश्चिम, तो ये याद रखना। अगर पूछा जाए पेरू की जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे है, पूर्वी तट पे, तो आपको पश्चिमी तट बताना है। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड के घास के मैदान। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका लानोस जो वेनेजुएला में है। सेल्वास ये अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं सेल्वास। यहाँ एक ग्रान चाको है जो अर्जेंटीना में है। और कैंपोस है, कैंपोस ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और पंपास जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, पंपास पूछा था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, हमेशा पूछा जाता है। तो पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ये जो प्रेरीज़ हैं ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये प्रेरीज़ का क्षेत्र है। प्रेरीज़ कहाँ पाए जाएंगे? ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाएंगे। ठीक है, प्रेरीज़ कहाँ पे पाए जाएंगे? उत्तरी अमेरिका में पाए जाएंगे। इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ और हैं। पुस्टाज हंगरी में पाए जाते हैं और ये पूरा सवाना क्षेत्र है जो अफ्रीका में है। पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना। फिर वेल्ड पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ये यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है। वेल्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। फिर आ जाते हैं डाउन्स। फिर कौन से आ जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं। तो ये सारे आपके घास के मैदान हैं पूरे विश्व भर के। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कर्क रेखा जा रही है, ये आपकी विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। इनके जो बीच का क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर होती है। अब इनमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से घास के मैदान शीतोष्ण हैं और कौन कौन से घास के मैदान उष्ण हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, PPKD वेल मंचूरिया स्टेप। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। एक तरीके से गाने की तरह आप याद कर लीजिए, PPKD वेल मंचूरिया स्टेप। ठीक है, तो इसमें बाकी जो है आप याद करेंगे तो PP का मतलब है, एक पहले P से है प्रेरीज, दूसरे P से है पुस्टाज, थर्ड P से है आपका पंपास। ठीक है, फिर KD से क्या मतलब है? तो के से कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और D से डाउन्स, आपका डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर वेल मंचूरिया स्टेप, वेल से होता है आपका वेल्ड दक्षिण अफ्रीका वाला, मंचूरिया में आपके पाए जाते हैं मंचूरिया वाली, और स्टेप का मतलब है स्टेपीज़। तो ये इस तरह से आप शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक एक टॉपिक मैं आपका टेस्ट के साथ कवर करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ और जानकारी आपको देनी है, कमेंट्स की बारी है तो मैं कमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला है हरवीर सिंह जी का है और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इनके कमेंट्स, जानकारी अच्छी खासी दे देते हैं। तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। वाटर डे इन्होंने बताया है 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को इन्वायरमेंट दिवस यानी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम भी लिखा है इन्होंने, बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज। फिर वर्ल्ड योगा डे है 21 जून को मनाया गया है, इसका थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। तो ये 2020 वाला योगा डे था 21 जून, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। कमेंट्स की बात करें, स्कोर्स की बात करें तो कुलदीप रोहिल्ला जी हैं, इनका स्कोर 19 था। अक्की कुमार हैं 15 स्कोर है। राशि वालिया हैं ये 27 पे हैं। भारती जी ने गुड मॉर्निंग किया है और मकर संक्रांति की विशेष भी दी हैं। ए कुमार का स्कोर 12 है। दीक्षा चौबे जी 23 पे हैं। रितु सिंह जी हैं 22 पे। श्रद्धा का स्कोर है 16, ब्यूटी 820 और अमित कुमार जी का है 12। अच्छा लग रहा है कि ईमानदारी से आप ए कुमार जी के हैं 12, 34 में 12 हैं। दीक्षा चौबे जी का 23 स्कोर है। आनंद कर्ण जी ने नाइस लिखा है, ये बहुत ही मेहनती इंसान है, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं आनंद कर्ण जी। सुधीर श्रीवास्तव जी ने चरण स्पर्श लिखा है। माधुरी सिंह जी ने भी
चरण स्पर्श लिखा है। मोहित वाजपेयी जी का स्कोर है 16। गायत्री देवी जी ने लिखा है, सर मैं आपको 2018 से फॉलो कर रही हूँ, मेरा टेट सी टेट क्लियर हो गया है, बस सुपर टेट बाकी है। तो डोंट वरी, इस साल आपका सुपर टेट भी क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट विद अमरेश का स्कोर है 20, गुंजन राठी का स्कोर है 18। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज मज़ा आया होगा। बहुत सारी ढेर सारी आज तो जानकारी ही मिल गई होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और एग्ज़ाम के पहले तक मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा टेस्ट में कि अगर आपने टाइम टू टाइम इनको याद किया तो समझ लीजिए कि आप 100+ आपका स्कोर रहेगा श्योर। आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस भी इसमें मैंने दे रखे हैं, हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण, इनमें से कौन सा सही होगा। फिर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा। इनमें ऑप्शंस हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ऑप्शन भी मैंने 3 ही दे रखे हैं, तो आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यही चांस होना चाहिए। भूकंप मापन किया जाता है, किस चीज़ से भूकंप का मापन किया जाता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह किस गैस का अवशोषण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं तो वो किस गैस का अवशोषण करते हैं प्रकृति से। नेक्स्ट है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है या कौन सा मंडल सुरक्षित रखता है। आपके ऑप्शंस ये हैं, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है वो आपको बताना है, सीएनजी का फुल फॉर्म। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस केमिकल का यूज़ किया जाता है वो आपको बताना है। फिर शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर से किससे संबंधित है। जैसे पिसीकल्चर होती है मत्स्य पालन से, उस तरह से सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है। बायोडीजल निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, यूट्रिकुलारिया, जट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। तो इनमें से किससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है वो क्या है। एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल। ये आपके ऑप्शन हैं, इनमें से एक आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। फिर अगला है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। नेक्स्ट है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। और अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। अगला है, सबसे प्राचीन ग्रंथ या प्रथम साहित्य किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। अगले पेज पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। फिर अगला है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है। मतलब जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है तो उससे किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित, इनमें से आपको बताना है एक ऑप्शन। गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम बताना है। फिर किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। ऑप्शंस आपके 3 ही हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। देवप्रयाग ऑप्शन है, कर्णप्रयाग है और रुद्रप्रयाग है, इसमें आपको एक चूज़ करना है। गोमती नदी का उद्गम स्थल बताना है। फिर भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं,
किशन गंगा एवं तुलुल परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं ये बताना है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है ये आपको बताना है। अगला है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है ना। कौन सी रेखा, मतलब इन दोनों को कौन सी रेखा विभाजित करती है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है। फिर रॉकी पर्वत कहाँ पर स्थित है और एंडीज पर्वत कहाँ पर स्थित है। कहाँ से मतलब है आपका महाद्वीप, किस महाद्वीप में ये स्थित है। अगला है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है ये बताना है। फिर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी पर्वत चोटियाँ किस देश में स्थित हैं ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर 1984 में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। फिर नेक्स्ट है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एवं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। कौन से महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है अलास्का और रूस, यानी उत्तरी अमेरिका में अलास्का है और रूस कहाँ है, एशिया और यूरोप दोनों में है, लेकिन यहाँ पे एशिया वाले रूस की बात हो रही है। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया या फिर अलास्का और रूस के बीच कौन सी जलसंधि है उस जलसंधि का नाम लिखना है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जलसंधि है उसका नाम लिखना है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है ये बताना है। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, किस डेट को, आपको डेट सहित ईयर लिखना है, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण किसकी संस्तुति पर किया गया था तो वो आपको बताना है। फिर भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में है, पुष्कर झील किस राज्य में है। अगला है बोरोबुदूर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है और कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। फिर नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। उसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन बनाए गए थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। तो पॉज करिए और अपने आंसर्स लिखिए, मैं आपको बताता हूँ अब आंसर्स। पहला है लवण जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, वह इससे होगा जल प्रदूषण। जब कीटनाशकों का हम खेतों में यूज़ करेंगे या प्रयोग करेंगे तो सिंचाई या बरसात होने के बाद जो है वो सारा चीज़ बह कर के जाएगा नहरों में और जहाँ जहाँ भी जा सकता है, तो उससे बहुत सारे चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। जो जलीय जीव जंतु हैं उनके ऊपर खतरा बन सकता है और इससे जो काई होती है या जलकुंभी कह सकते हैं, तो उसको एकदम से अगर कोई मान लीजिए खेतों का पानी तालाब में होकर जा रहा है, तालाब में जाने के बाद क्या करेगा, इतना ज़्यादा जलकुंभी और काई की प्रोडक्शन बढ़ा देगा कि जो बीओडी होता है मतलब बायो ऑक्सीजन डिमांड, तो वो जीवों का बढ़ जाएगा। बीओडी मतलब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो जाएगा जब ऊपर से पूरा काई काई हो जाएगी। तो इस वजह से कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल जल प्रदूषण के लिए खतरनाक है। भूकंप मापन किया जाता है रिएक्टर स्केल पे। अगला है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह किस गैस का अवशोषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने बचपन में ही पढ़ ली होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो समताप मंडल सुरक्षित रखता है क्योंकि यहीं पर ओजोन परत आपकी पाई जाती है और इसको इंग्लिश में
स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम याद रखना, समताप मंडल का नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो प्रयुक्त रसायन इसके लिए है सिल्वर आयोडाइड। कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए? सिल्वर आयोडाइड। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो वन एवं वन्य उत्पादों से संबंधित है। बायोडीजल निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है? तो बायोडीजल जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। जिससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यही बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड, जो अभी मैंने बताया आपको। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का लोक नृत्य है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? असम में है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहाँ पे सभी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं? मतलब क्या बोलते हैं, सारी जितनी भी आपकी वायुमंडलीय घटनाएं हैं किस मंडल में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। लेकिन अगर भारत की बात न की जाए और हिमालय की बात की जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब फिर आपका माउंट एवरेस्ट होगा। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर कि भारत में पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में माउंट केटू है, वो भी अभी पीओके के आसपास है। मतलब प्योरली आप यहाँ नहीं कह सकते। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विस्तार है 99% भाग पर। अब ये कैसे हैं? तो 78% के लगभग नाइट्रोजन है और 21% के आसपास ऑक्सीजन है। ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट लगभग, अगर एक्यूरेट की बात करें तो 78.8% के आसपास लगभग नाइट्रोजन होगी और 20 पॉइंट कुछ जो है 20.2 या फिर ऐसे ही है ऑक्सीजन। तो एग्जैक्ट में ये इस तरह से पॉइंट में, लेकिन आपको केवल ऐसे मोटा मोटा याद रखना है कि 78% नाइट्रोजन होता है और 21% जो है ऑक्सीजन लगभग होती है। 21%, ठीक है। तो ये लगभग होगा 78.2 के आसपास होगा लगभग, क्योंकि 20.8 के आसपास ये ऑक्सीजन होती है, तभी वो 21 माना जाता है लगभग में। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग ये 99% दोनों गैसें हो जाती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला के। सबसे प्राचीन ग्रंथ या प्रथम साहित्य किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ये ऑप्शंस थे आपके। बेसाल्ट आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। मैग्मा जब निकलता है ज्वालामुखी से, वो ठंडा होता है तो वो निर्माण करता है आग्नेय शैलों का। गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। जब अलकनंदा और भागीरथी, तब फिर गंगा बनती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। किशन गंगा एवं तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये दोनों परियोजनाएं झेलम नदी पर है। तुलबुल इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद रखना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये महानदी पर है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कलाम द्वीप रख दिया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है या इनको कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो ये 8 डिग्री चैनल है, इस तरह से। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है
और इसको आप याद रख सकते हैं, अगर शॉर्टकट से याद करना चाहते हैं तो 8 मामी याद कर लीजिए। आपकी कितनी मामी हैं? 8 मामी हैं। तो 8 डिग्री हो गया मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। और यहीं पर मैं बता देता हूँ और भी कुछ होते हैं, जैसे 9 डिग्री तो 9 लक्ष्मी याद कर लीजिएगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 9 लक्ष्मी, 8 मामी हो गई और 9 लक्ष्मी हो गई आपकी, और 10 छोटी कार हो गई। 10 छोटी कार, ये शॉर्टकट हैं कुछ, इनको आप याद कर लेंगे। छोटी कार का मतलब है छोटा अंडमान, और कार का मतलब है कार निकोबार, है ना। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। तो 8 मामी हो गई, यानी 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 लक्ष्मी हो गई, यानी 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। और 10 छोटी कार का मतलब है 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो ये तीनों याद रखना, ठीक है। अब अगला है रॉकी पर्वत कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसको जो आप याद करने का तरीका है, अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे देखिए रा है, और उत्तरी में भी यहाँ पे रा है, ठीक है। उत्तरी में भी रा है और रॉकी में भी रा है। एक तो इससे आप थोड़ा सा गेस कर ले जाएंगे। और एंडीज़ की जब बात आती है तो देखिए एंडीज़ में डी आता है, और दक्षिण अमेरिका में भी डी आता है। तो एंडीज़ दक्षिण अमेरिका दोनों में डी आता है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि एंडीज़ दक्षिण अमेरिका में है और रॉकीज़ उत्तरी अमेरिका में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार में है। अगला है मकालू, धौलागिरी एवं अन्नपूर्णा पर्वत चोटियाँ, ये नेपाल में है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट पर 1984 में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थीं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एवं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? ये अंटार्कटिका है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इस वजह से इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है अलास्का एवं रूस के बीच कौन सी जलसंधि है? तो ये उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में है, बेरिंग जलसंधि। भारत और श्रीलंका के बीच में जलसंधि है, पाक जलसंधि। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो मेरियाना गर्त है उत्तरी प्रशांत महासागर में। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950, यानी गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले इसको अपनाया गया था। संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसको ध्यान रखना, बना कब? 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान का निर्माण किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन ने संस्तुति की थी। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पुष्कर झील किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है, ये भी याद रखना। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, फेमस। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? ये जावा में है, जावा, इंडोनेशिया वाला जावा। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु जी को समर्पित है। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थीं, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी।
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, इस्तीफा देने वाले। अब आते हैं आपके कमेंट्स पर और स्कोर्स पर। तो यहाँ पे सबसे पहला है राम मोहन सिंह का स्कोर है 22, ठीक है। फिर मनीष सेन है, इन्होंने लिखा है सर मैंने आपके समय कम है तो इतना ही काफ़ी है। अच्छा, एक वीडियो टाइटल से काफ़ी पहले मैंने बनाया था, समय कम है तो इतना ही काफ़ी है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये वाले जो टॉपिक हैं बड़े ध्यान से पढ़े हैं। और अबाउट 2 इयर्स सुपर क्लास सर जी, ये क्लासेज जो है सुपर क्लास हैं, इनके हिसाब से समय कम है तो इतना ही काफ़ी है। रितु सिंह का स्कोर है 27, सुधा पांडे का है 20 और माधुरी सिंह का है 24। सर यू आर माय फेवरेट टीचर, शैलेंद्र नाथ जी ने बोला है। राम कला सर गुड मॉर्निंग, मैपिंग से टीचिंग आज की मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, जो मैंने घास के मैदान और महासागरीय धाराएं पढ़ाई होंगी तो वो आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे बताते हैं कि क्या अच्छा लगा। मेथड ऑफ टीचिंग आपकी इतनी अच्छी है कि सारे फंडे क्लियर हो गए जो ऑलवेज कहीं ना कहीं भ्रमित करते रहते हैं। ओके, ए कुमार का 19 सही है और मुकेश कुमार 26 सही है। स्कोर अच्छा है, पर्यावरण में बहुत ही अच्छी वीडियोस। श्रद्धा का स्कोर है 30, बहुत अच्छा है। और दीक्षा चौबे का है 25, कशिश का है 28 और मोहित वाजपेयी जी का है 24। तो ये थे आज के आपके स्कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले 4 टेस्ट हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपी टीईटी, सुपर टेट और अदर जो स्टेट के टीईटी होते हैं उनमें बराबर यूज़फुल है, क्योंकि आजकल जो एनवायरनमेंट का पेपर होता है उसमें आपने देखा होगा पॉलिटी के भी क्वेश्चन रहते हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन रहते हैं और कुछ क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के भी रहते हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपका एनवायरनमेंट का पेपर बढ़िया होगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वो स्थान का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट है, गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? उस जगह का नाम बताना है। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? नेक्स्ट है, हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने 1988 में किया था? अगला है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? मतलब ये प्रोटोकॉल किस चीज़ के संरक्षण की बात करता है? एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल, एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताना है और क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है वो आपको कमेंट में करके बताना है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। अगला है, पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? वेटलैंड या आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं ये बताना है। किसको उष्णकटिबंधीय सागरीय वन की संज्ञा दी जाती है? आगे बढ़ते हैं। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? इंदिरा पॉइंट किस जगह पर स्थित है? उस जगह का नाम बताना है।
अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, किस प्रदेश में? वेल्लूर मठ कहाँ पर स्थित है? कैलाश मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, ये बताना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी। इसे किस वर्ष राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था, आपको ये बताना है। राष्ट्रीय गीत को किस वर्ष राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था? 1916 में किसके प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, या यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेक्स्ट है, शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? फिर नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? पनामा नहर किन किन महासागरों को जोड़ता है या जोड़ती है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं, इसको बताना है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित होता है? किस चीज़ के क्रय विक्रय से संबंधित होता है गिल्ट एज्ड बाजार? गौरक्षा आंदोलन तथा गौरक्षा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेक्स्ट है, उर्दू को राज्य के द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? और अगला है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये थे आपके क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर्स लिखिए और बताइए कि आपका स्कोर क्या है। अब मैं बताता हूँ आपको आंसर्स। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आगरा में। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो ये अम्बेडकर नगर में आयोजित होता है। भारत में जैव विविधता के तपस्थल या हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने 1988 में किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने इसका प्रयोग 1988 में किया था। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रिज में भरी जाती है मेफ्रॉन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र आपको पता है एजी टांसले होते हैं। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ये एम्स्टर्डम में है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में होती है? तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। वेटलैंड या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी। भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो ये 18 हैं। किसको उष्णकटिबंधीय सागरीय वन की संज्ञा दी जाती है? तो प्रवालों को उष्णकटिबंधीय सागरीय वन कहा जाता है। प्रवालों को उष्णकटिबंधीय सागरीय वन की संज्ञा दी जाती है। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये बहराइच में आयोजित होता है। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ या रूस। उस समय यूएसएसआर कहा जाता था इसको, रूस को। तो सोवियत संघ या रूस से लिया गया है।
1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। पहले ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हुआ करता था, लेकिन ये अब डूब गया है इंदिरा पॉइंट। तो ये अंडमान निकोबार में है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। वेल्लोर मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये वेल्लोर मठ कोलकाता में स्थित है। कैलाश मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो कैलाश मेला भी आगरा में लगता है। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी। इसे किस वर्ष राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। 1916 में किसके प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? शारदा मणि। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है सहारनपुर में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसके बाद पनामा नहर किन किन महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। अगला है अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो आकाश दिखाई देता है काला। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये है जाम्बेजी नदी पर। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जाम्बेजी नदी पर है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर किए जाते हैं। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? आरबीआई के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित है। तो गिल्ट एज्ड इकोनॉमी है प्रतिभूतियों के या बॉन्ड्स के क्रय विक्रय से संबंधित। गौरक्षा आंदोलन तथा गौरक्षा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1989 में। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं न्यूजीलैंड में। अब बारी आती है आपके कमेंट्स की। तो मुकेश कुमार जी ने बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। कुछ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में इन्होंने लिखा है। नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है। नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व उत्तराखंड में 1988 में स्थापना हुई थी। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। गल्फ ऑफ मन्नार जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र तमिलनाडु में स्थापित है। सन इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर इनको याद करना चाहें कि कौन कहाँ पर स्थित है तो ये आप याद कर सकते हैं। नोकरेक मेघालय में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मानस असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। बिहार देवांग अरुणाचल प्रदेश में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1998 स्थापना हुई थी। ये एक्चुअली दिबांग है, देवांग नहीं है। तो दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में है। अचानकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, कच्छ जैवमंडल, कच्छ का जैवमंडल रिजर्व जो है वो गुजरात में है। कच्छ गुजरात में है, जो जंगली गधों के लिए फेमस है। कोल्ड रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। इसके बाद अगस्त मलाई
और ये कौन सा है, अगस्त मलाई तमिलनाडु में है, अगस्त मलाई। और इसके बाद ये एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, अगस्त मलाई केरल में है, अगस्त मलाई केरल में है। इसके बाद ग्रेट निकोबार जलमंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। डिब्रू सैखोवा ये असम में है। और शेषाचलम जयमैहर चित्रा आंध्र प्रदेश, शेषाचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है पन्ना जलमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना वैसे 2 राज्यों में पड़ता है, पन्ना महाराष्ट्र में भी कुछ क्षेत्र पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा एरिया इसका पड़ता है पन्ना टाइगर रिजर्व का। सबसे पहला जलमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, और दूसरा सबसे बड़ा जलमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। सबसे छोटा जलमंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोवा है। भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी शांत घाटी केरल में। तो शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में। तो मुकेश जी ने वाकई में बहुत मेहनत की है भाई इसमें इतना ज़्यादा टाइप करने में, तो वह आप सभी के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है। तो मुकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पूरा हिस्ट्री लिख डालते हैं आप, तो अच्छी बात है। चलिए कम से कम इसी बहाने सबका तैयार होगा। अब स्कोर्स की बात करें तो माधुरी जी का है 38, अमित कुमार का 33 है, बसंत कुमार का 38 है। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपकी वीडियो बहुत ही प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट है मोहित वाजपेयी जी ने लिखा है गोमती रिवर का उद्गम पीलीभीत की फुलर झील से होता है। मोहित जी का स्कोर है 44, अच्छा स्कोर है। ए कुमार का स्कोर है 35 और निशा मौर्य का है, थैंक्स सर जी इन्होंने लिखा है, लेकिन इनका स्कोर है 45, अच्छा स्कोर है निशा जी, बहुत बढ़िया। श्रद्धा सर प्लीज़ आप रेगुलर वीडियो डालें, आप रेगुलर ही डलती हैं वैसे, कभी कभी बहुत ज़्यादा विशेष कहीं फंस गए काम में या फिर व्यस्तता हो जाती है तभी रुकती है। वैसे मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है सारी चीज़ें करने में, और कभी कभी देखना पड़ता है, व्यस्तता हो जाती है। श्रद्धा जी का स्कोर है 46 और गुंजन राठी जी का है 29। तो श्रद्धा जी का स्कोर यहाँ पे हमें लग रहा है अच्छा है। आप लोग इसी तरह से ईमानदारी से अपने स्कोर्स बताते रहिए, चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कम से ज़्यादा की ओर बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन चीटिंग करके आप पहले ज़्यादा होते हैं और कभी मान लीजिए मैंने लाइव टेस्ट ले लिया और उसके बाद फिर आपको लाइव टेस्ट में अगर गड़बड़ हुआ रिज़ल्ट तो मैं फिर जान जाऊंगा कि आप चीटिंग करते हैं। तो ईमानदारी से अपना अपना स्कोर्स बताइए। रितु सिंह का स्कोर है 48। इसके बाद श्वेता पाल का है 34 और दीक्षा चौबे का है 40। लक्ष्मी त्रिपाठी जी भैया बहुत ही अच्छी क्लास, मैं आपके ही चैनल से पढ़ाई करके यूपी टेट पास किया, तब से मैं यूट्यूब पर सिर्फ आपके वीडियोस देखती हूँ, बहुत कम टाइम में आप सेलेक्टेड मटेरियल देते हैं, थैंक्स। ब्यूटी 8 कशिश का है 47, मोहम्मद तैयब का है 34। तो अच्छे स्कोर्स हैं। सोशल साइंस मुझे लग रहा है आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर आ रहा है आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।